स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में ये पढ़ा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में तब्दीली से फ्लूइड की स्पीड में तब्दीली आती है। और स्पीड में तब्दीली का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आती है। इसी तरह अगर हम इस पाइप की एक जगह से या एक तरफ से इसकी हाइट कुछ और हो और दूसरी तरफ से इसकी हाइट कुछ और हो और इसके अंदर से फ्लूइड अगर फ्लो करे, तो जरा सोच के बताएं, क्या पोटेंशियल एनर्जी में भी तब्दीली नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। इसी तरह इस फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है उसमें भी तब्दीली आती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर कोई फ्लूइड ऐसे पाइप के अंदर से फ्लो करे जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरिएबल है, यानी किसी जगह वो थिक है, यानी किसी जगह वो पाइप ज्यादा डायामीटर वाला है और किसी जगह पाइप का डायामीटर कम है, इसी तरह किसी जगह हाइट ज्यादा है और किसी जगह हाइट कम है, इन सारी सिचुएशंस के अंडर अगर फ्लूइड फ्लो करे तो हम कह सकते हैं कि उस फ्लूइड के प्रेशर में भी तब्दीली आती है, काइनेटिक एनर्जी में भी तब्दीली आती है और पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में भी तब्दीली आती है। इन तीनों क्वांटिटीज को एक इक्वेशन की शक्ल में, एक रिलेशन की शक्ल में सबसे पहले बताया था डैनियल बर्नौली ने, और इसी के नेम से इस इक्वेशन को हम डैनियल बर्नौली की इक्वेशन कहते हैं, यानी बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपके इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डेराइव करेंगे, उसके बाद हम इस इक्वेशन की स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद इस इक्वेशन के जो पैरामीटर्स हैं या इसकी जो टर्म्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन को डेराइव करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता दूं, या हम इस डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो मैं इक्वेशन की डेरिवेशन में यूज करने वाला हूं। सबसे पहली बात तो ये कि ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है जो इस टॉपिक से अक्सर आता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं, दिस इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिसका मतलब क्या है कि एनर्जी को हम ना पैदा कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फर्ज कर ले हमारे पास एक ऐसा पाइप है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, मतलब उस तरफ फर्ज कर ले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और मेरी तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। इसी तरह उस तरफ की हाइट को भी हम थोड़ा ज्यादा कंसिडर कर लेते हैं और मेरी तरफ की जो हाइट है इसको भी हम थोड़ा सा कम कंसिडर कर लेते हैं। यानी फर्ज कर ले नीचे कोई रेफरेंस पॉइंट हम ले लेते हैं या सरफेस ऑफ अर्थ ले लेते हैं, वहां से उस साइड के सेंटर की जो हाइट है उसे h1 का नाम दे दिया और मेरी तरफ जो लोअर एंड है इसके सेंटर तक की जो हाइट है इसे मैं h2 का नाम दे देता हूं। हाइट को हमेशा आपने सेंटर से मेजर करना है ताकि कोई मिस्टेक ना आए। हम नीचे से मेजर करेंगे या टॉप लेवल से मेजर करेंगे तो कुछ कैलकुलेशंस में थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ सकती हैं, तो बेहतर ये है कि हम हाइट को सेंटर से मेजर करें। अब फर्ज कर लें कि इस पाइप के अंदर से उस तरफ से फ्लूइड आ रहा है और वो इस तरफ से दूसरी साइड पे जा रहा है। वैसे तो ये काफी बड़ा सा पाइप है, लेकिन मैंने इसका सिर्फ उतना हिस्सा कंसिडर किया है जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है। और इसमें भी हमने एक काम करना है, इस फ्लूइड को फ्लो करते हुए एक ही वक्त में अपर एंड और लोअर एंड पे ऑब्जर्व करना है। हम ऐसा करते हैं, अपर एंड पे स्टार्टिंग पॉइंट वो जो आपको एक क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है उसको बना लेते हैं और लोअर एंड पे जहां से हम देखना शुरू करेंगे यहां का स्टार्टिंग पॉइंट ये जो आपको एक सर्कल नजर आ रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को जाहिर करने के लिए इसे बना लेते हैं। और फ्लूइड तो फ्लो करता जा रहा है, लेकिन जैसे ही हमने स्टॉप वॉच को ऑन करना है उस वक्त हमने फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करना शुरू कर देना है कि फ्लूइड के कितने मॉलिक्यूल या फ्लूइड का कितना मैस उस जगह से फ्लो करके आगे आया और कितना मैस यहां से फ्लो करके आगे गया है। अब जारी बात है, इतनी बात तो हम समझ सकते हैं कि अगर हम दोनों में एक जैसा टाइम कंसिडर कर रहे हैं, जारी बात है टाइम तो एक ही दफा हमने नोट करना है। स्टॉप वॉच हमने ऑन कर दी
और थोड़ी देर तक हमने इसको ऑब्जर्व किया, फर्ज कर लें सेकंड के कुछ हिस्से के लिए ऑब्जर्व किया, तो उस दौरान ऊपर वाले हिस्से में फ्लूइड का ये जो कलर्ड पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इतना मैस उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से थोड़ा सा आगे आया था और इसने डिस्टेंस कवर किया था डेल्टा x1, और इस दौरान इसकी जो स्पीड थी फर्ज कर लें ये v1 थी, और उस जगह का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो तकरीबन इतनी जगह पर यूनिफॉर्म है, इसे हम a1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह इसी दौरान एक दूसरा बंदा नीचे देख रहा था और उसने ऑब्जर्व किया कि इस टाइम के दौरान फ्लूइड ने वहां से यहां तक वाला फासला कवर किया जो इस वक्त आपको फील्ड नजर आ रहा है। अब चूंकि टाइम तो एक जैसा ही हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एरिया कम है, तो इसका मतलब है यहां फ्लूइड का उतना ही मैस आएगा, लेकिन वो कब आएगा? जब वो ज्यादा फासला तय करेगा। इसलिए यहां पर जो डिस्टेंस है इसे हम डेल्टा x2 से जाहिर कर देते हैं। यहां का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी डिफरेंट है, उसे a2 से जाहिर कर दिया जो इस हिस्से के लिए तकरीबन यूनिफॉर्म है, और इस जगह पर स्पीड भी डिफरेंट है क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि एरिया अगर चेंज हो तो स्पीड में भी तब्दीली आती है। तो यहां की जो स्पीड थी फर्ज कर लें वो v2 थी। तो ये कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब एक छोटी सी चीज रह गई है, उसको डिस्कस करने के लिए आप इमेजिन करें कि ये जो आपको फ्लूइड नजर आ रहा है, सबसे पहली बात तो हमने ये कंसिडर करना है कि ये आइडियल फ्लूइड है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड है, और आपको सामने आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज लिखी नजर आ रही हैं जो मैंने पहले लेक्चर्स में करवाई हुई हैं। यानी ये इनकंप्रेसिबल होगा, ये स्टेडीली फ्लो करेगा, और इसके अलावा तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि इसका जो फ्लो है उस दौरान जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगी। जारी बात है डेंसिटी इनकंप्रेसिबल के लिए कांस्टेंट होती है। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि ये नॉन विस्कस होगा, यानी इसकी विस्कोसिटी जीरो होगी। तो हमने ऐसा फ्लूइड कंसिडर कर लिया। आप अपने आप को इमेजिन करें कि ये जो आपको एक मॉलिक्यूल नजर आ रहा है जो इस तरफ मेरी तरफ बढ़ रहा है पाइप के अंदर से गुजरते हुए, आप यही मॉलिक्यूल है। आप अपने आप को इस मॉलिक्यूल के अंदर इमेजिन करें। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दरिया में या किसी नदी में तैरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको यह फील होगा कि आप आगे भी आ रहे हैं, नो डाउट। आपको पीछे वाला फ्लूइड आगे धकेल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी फील होगा कि जो आगे वाला फ्लूइड है वो भी पीछे की तरफ धकेल रहा है। ये आप खुद ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ये आप पानी के अंदर जाकर स्विमिंग करने के दौरान भी ये बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि चारों तरफ से जो फ्लूइड है वो आपको कुचलने की कोशिश करेगा। अब ये मॉलिक्यूल्स जो मेरी तरफ आ रहे हैं, जो अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ रहे हैं, इनको पिछले जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो इन मॉलिक्यूल्स से जो पिछले मॉलिक्यूल्स हैं, वो मेरी तरफ धकेल रहे हैं। मेरी तरफ वो जो फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स की वजह से कोई ना कोई प्रेशर डेवलप हो रहा है, और उस प्रेशर को मैं P1 से जाहिर कर देता हूं जो मेरी तरफ लग रहा है। इसी तरह जो ये बेचारे लोअर एंड पे मॉलिक्यूल मेरी तरफ आ रहे थे, इनको भी मेरी तरफ आने से रोका जा रहा है या रोकने की कोशिश की जा रही है, और वो किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में। यानी ये जो आगे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी पिछले मॉलिक्यूल्स को आगे आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे और इसकी वजह से एक बैकवर्ड प्रेशर डेवलप होगा, जिसे हम P2 से जाहिर कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो हमने प्रेशर्स को भी डिस्कस कर लिया। वहां का प्रेशर P1, यहां का प्रेशर P2, उधर प्रेशर मेरी तरफ लग रहा है, इधर का प्रेशर मेरे से अवे लग रहा है, और मॉलिक्यूल बेचारा इस तरफ आ रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स। अब हमने इस इक्वेशन की डेरिवेशन में एक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट अपने ज़हन में रखना है कि फ्लूइड के फ्लो के दौरान इस फ्लूइड ने जितना वर्क किया है, हमने असल में वही वाला वर्क निकालना है। तो सबसे पहले मैं अपर एंड के लिए वो वर्क निकालने वाला हूं। आपने गौर से ये डेरिवेशन देखनी है। हम एक छोटी सी हेडिंग लिख लेते हैं, वर्क डन फॉर द अपर एंड। अब अपर एंड के केस में मैं वर्क को W1 का नाम दे देता हूं। W1 इज इक्वल टू F1 D1 इंटू कॉज ऑफ थीटा।
थीटा 1 कह दें इसे भी। अब यहां पर थीटा 1 कितना था, मैंने आपको बताया था कि अपर एंड पे जो मॉलिक्यूल है वो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं जिस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल आ रहा था, यानी वहां थीटा कितना हो गया 0। तो यहां थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 तो 1 हो गया, तो हमारे पास बच गया F1 इंटू डेल्टा x1। D1 था ना, D1 की जगह मैंने डेल्टा x1 लिख दिया, तो आपके पास क्या बन गया F1 इंटू डेल्टा x1। अब सामने ब्रैकेट में आपको एक रिलेशन नजर आ रहा है प्रेशर का। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां पर तो प्रेशर P1 था, तो ये किसके इक्वल आएगा F1 डिवाइडेड बाय A1। तो यहां से F1 किसके इक्वल आ गया P1 इंटू A1। A1 को दूसरी तरफ ले गया मैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस इक्वेशन में W1 इज इक्वल टू F1 की जगह P1 A1 पुट कर दूंगा। और डेल्टा x1 क्या था, ये तो डिस्टेंस है, और हम जानते हैं डिस्टेंस का रिलेशन, वो भी मैं सामने बॉक्स में ब्रैकेट में आपको दिखा रहा हूं। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के। अब यहां डिस्टेंस को मैंने डेल्टा x1 से जाहिर किया है, स्पीड v1 है, और टाइम जो है वो दोनों केसेस में एक ही टाइम था, तो उसे मैं t से जाहिर कर देता हूं। तो इस तरह से डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 इंटू टी आपके पास आ गया। तो उस इक्वेशन में डेल्टा x1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, v1 इंटू टी। तो इस तरह से W1 मेरे पास आ गया P1 A1 V1 T। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। यह है वर्क डन बाय द फ्लूइड एट अपर एंड। अब हम बात करेंगे लोअर एंड की, कि वहां क्या कुछ हो रहा है। वहां भी सारा कुछ सिमिलर है, सिर्फ हमने 1 1 की जगह 2 2 लगा देना है, और एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है आप बिल्कुल समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए लोअर एंड के केस में जो फोर्स है वो बैकवर्ड लग रही थी, प्रेशर बैकवर्ड लग रहा था। इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो मेरी तरफ था, डेल्टा x2 की जो डायरेक्शन है वो तो मेरी तरफ थी, और फोर्स बैकवर्ड थी। तो दोनों में कितना एंगल था, 180 का। अब मैं अगर W2 लिखूंगा लोअर एंड के केस में, लोअर एंड की हेडिंग लिख लेते हैं, नीचे W2 आपके पास आ गया, F2 डेल्टा x2। मैं डायरेक्ट D2 की जगह डेल्टा x2 ही लिख देता हूं ताकि गलती या कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। कॉज और आगे एंगल की जगह 180 लिख देंगे, क्योंकि यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 180 का एंगल था, और कॉज 180 -1 होता है, जिसकी वजह से वर्क नेगेटिव आ जाएगा, माइनस F2 डेल्टा x2। अब F2 की जगह क्या लिखेंगे, जैसे मैंने F1 की जगह P1 A1 लिखा, तो यहां F2 की जगह P2 A2 आ जाएगा, वो भी सामने मैं आपको ब्रैकेट में दिखा देता हूं। इसी तरह वहां मैंने डेल्टा x1 की जगह v1t लिखा, यहां डेल्टा x2 की जगह क्या लिखेंगे, v2t। t दोनों में एक जैसा है, ठीक है। तो यहां आपके पास एक तो cos 180 की जगह -1 आ गया, तो यहां W2 फाइनल आपके पास आ गया माइनस P2 A2 V2t। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 अपर एंड पे वर्क है, इक्वेशन नंबर 2 लोअर एंड के केस में वर्क है, लेकिन हम टोटल वर्क निकालना चाहते हैं कि फ्लूइड को वहां से यहां तक आते हुए टोटल कितना वर्क करना पड़ा। टोटल वर्क कैसे करेंगे, टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 की जगह आप लिखेंगे P1 A1 V1T, W2 की जगह लिखेंगे माइनस P2 A2 V2T। नेगेटिव साइन ब्रैकेट से बाहर चला गया, आपके पास P1 A1 V1T माइनस P2 A2 V2T आपके सामने आ गया। इसे हम थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए पिछला टॉपिक रिवाइज करें, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जिसमें हमने ये एक रिलेशन बनाया था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। और इसके साथ ही मैं बॉक्स में आपको एक दूसरा रिलेशन भी दिखा रहा हूं जो हमने बनाया था, इस शक्ल में भी हमने लिखा था A इंटू V इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर मैं इस टाइम को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो A इंटू V इंटू टी, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड इंटू टाइम, किसके इक्वल आ जाता है, वॉल्यूम के। अब अगर मैं यहां भी A1 V1 A2 V2 ये वाली जो इक्वेशन है, इसको दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो अपर और लोअर एंड दोनों के लिए सेम था।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जरा चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एरिया, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट है और राइट हैंड साइड पे भी एरिया, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट है और ये दोनों सेम है, मतलब दरमियान में इक्वालिटी है, दोनों टर्म्स बराबर है। और सामने अभी अभी हमने बॉक्स में लिखा कि एरिया, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम के। इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स जो हैं ये सेम है और इन सेम टर्म्स की जगह हम एक ही सिंबल लिख सकते हैं वॉल्यूम का। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? वॉल्यूम के। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में इनकी जगह वॉल्यूम कैपिटल V पुट कर दें। स्पीड के लिए मैं स्मॉल v यूज कर रहा था और वॉल्यूम के लिए कैपिटल V। तो आपके पास आ जाएगा W यानी टोटल वर्क इज इक्वल टू P1V, ये V वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है, माइनस P2V, ये V भी वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है। यहां से आप वॉल्यूम को कॉमन निकाल सकते हैं, ब्रैकेट में P1 माइनस P2 आ जाएगा। अब एक और चीज, और वो ये कि हम जानते हैं कि इस फ्लूइड की डेंसिटी का फॉर्मूला हम बना सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे? वो भी मैं अगले स्टेप में सामने बॉक्स में आपको दिखा रहा हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर मैं वॉल्यूम को उस तरफ ले जाऊं और डेंसिटी को इस तरफ ले आऊं तो आपके पास वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा? मैस यानी m डिवाइडेड बाय रो, डेंसिटी। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस वॉल्यूम की वैल्यू को उस इक्वेशन में जो अभी अभी हमने बनाई वहां पे पुट करने लगा हूं। तो आपके पास क्या बन जाएगा? P1, W किसके इक्वल आ गया? ब्रैकेट के अंदर P1 माइनस P2 और ब्रैकेट के बाहर वॉल्यूम की जगह आपने लिख दिया m डिवाइडेड बाय रो। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 को बड़ा सा हम खूबसूरत सा करके जरा हाईलाइट करके आपको दिखा देते हैं मुस्तकिल तौर पे, क्योंकि ये टोटल वर्क है जो इस फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए इसी फ्लूइड के पार्टिकल्स को करना पड़ा। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ थोड़ा सा जाने लगे। ये बात तो शुरू में भी मैंने आपको बताई कि चूंकि यहां पर स्पीड में तब्दीली आ रही है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली आ रही है, हाइट में भी तब्दीली आ रही है, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में भी तब्दीली आ रही है। अब काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली, पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली मुफ्त में तो नहीं आ सकती, फ्री में तो नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं से तो वर्क हुआ, इसीलिए इन एनर्जीज में तब्दीली आई। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर एनर्जी में तब्दीली आएगी तो वो किसी ना किसी वर्क की वजह से ही आएगी, राइट। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि ये जो टोटल वर्क हमने कैलकुलेट किया है इक्वेशन नंबर 4 की शक्ल में, यही वर्क असल में इन मॉलिक्यूल्स या इस फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली का बायस बना और इस फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली का भी बायस बना। तो यहां पर हम यही कंजर्वेशन लॉ यूज करने लगे हैं। यहां पर मैं एक लिख लेता हूं, एक छोटी सी स्टेटमेंट यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लिख सकते हैं टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बड़ी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं, इसके साथ ही लाइन लगा के आपको नीचे वो वैल्यूज लिख देता हूं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल हाइट कितनी थी? डायग्राम में देखें h2, इनिशियल हाइट कितनी थी? h1। तो फिर चेंज क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नीचे आपको लिखा नजर आ रहा है mgh2 माइनस mgh1, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बारी है। राइट हैंड साइड में जो दूसरी टर्म आप देख रहे हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसके नीचे भी लाइन लगा के मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज लिख देता हूं। आप गौर करें, डायग्राम में जो लोअर एंड था यानी फाइनल पॉइंट, यहां पर स्पीड v2 थी और अपर एंड पे स्पीड v1 थी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में आएगा हाफ mv2 का स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में आएगा हाफ mv1 का स्क्वायर। तो आप हाफ mv2 के स्क्वायर में से हाफ mv1 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। ये आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह लिख दिया। अब इन चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज के दरमियान में एक वो प्लस है जो ऊपर इक्वेशन में लिखा हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड पे W जो है टोटल वर्क
इसकी जगह आप इक्वेशन नंबर 4 में जो वर्क कैलकुलेट किया था वो पुट कर दें, तो वो आपके पास आ जाएगा P1 माइनस P2 और ब्रैकेट के बाहर m डिवाइडेड बाय रो। अब जरा क्विकली हमने मूव करना है। अगर आप राइट हैंड साइड पे चेक करें तो हर टर्म में, चारों की चारों टर्म्स में m कॉमन आ रहा है। m को जल्दी से कॉमन निकाल लें और वो लेफ्ट हैंड साइड वाले m से कैंसिल हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे P1 माइनस P2 के अलावा ब्रैकेट के बाहर सिर्फ एक ही चीज बच गई है, 1 ओवर रो। इस बेचारे रो को ये अकेला रह गया, इसको राइट हैंड साइड पे लाकर मल्टीप्लाई कर दें। जब आप इसे राइट हैंड साइड पे लाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चारों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा रो GH2 माइनस रो GH1, फिर प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, फिर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर। अब हम गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे एक टर्म माइनस है, एक टर्म, दो टर्म राइट हैंड साइड पे नेगेटिव है। तो ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे जो माइनस P2 लिखा हुआ है इसे राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं, ये उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे जो दो टर्म्स हैं माइनस MgH1 और माइनस हाफ रो V2 V1 का स्क्वायर, इनको भी लेफ्ट हैंड साइड से, इनको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास क्या बचा? लेफ्ट हैंड साइड पर तीन टर्म्स बची, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1। तीन टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे, ये पॉजिटिव है तीनों। राइट हैंड साइड पे भी दो टर्म्स पहले ही पॉजिटिव थी और P2 भी इधर आके पॉजिटिव हो गया था। अब इनकी तरतीब सही करके लिख लेते हैं। तो P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब आप गौर करें, ये तीनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे अपर एंड के लिए हैं और राइट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है इन तीनों टर्म्स का ताल्लुक डायग्राम में लोअर एंड के साथ है। यानी हम कह सकते हैं कि ये तीनों टर्म्स इस पूरे पाइप में जब फ्लूइड फ्लो करेगा, आइडियल फ्लूइड, तो ये तीनों टर्म्स जो है इनका सम हर जगह पर सेम रहेगा। चाहे आप अपर एंड की बात कर लें, चाहे आप लोअर एंड की बात कर लें, चाहे आप किसी तीसरी जगह की बात कर लें जहां से ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है। सो वी कैन से दैट दीज थ्री टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लूइड फ्लो। अब ऐसा करते हैं, 1 या 2 लिखने की बजाय हम एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। हम लिख सकते हैं प्रेशर यानी P प्लस हाफ रो V का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही है बर्नौलीज इक्वेशन। अब इस बर्नौलीज इक्वेशन की शक्ल फिलहाल आपको बड़ी खूबसूरत तो नजर आ रही है, लेकिन इससे कुछ चीजों की हमें समझ नहीं आ रही है। अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड शक्ल में लिखने की कोशिश करता हूं। वैसे डेरिवेशन में जब आपसे वो कहे कि आपने डेराइव करना है तो आपने यहां तक ही करना, दैट्स इट। लेकिन स्टेटमेंट को समझने के लिए जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं, उसको समझने के लिए इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। अब ऐसा करें, सेकंड जो टर्म है इस इक्वेशन को सबसे पहले तो हम इक्वेशन 5 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये फाइनल इक्वेशन है हमारे पास। अब ऐसा करें, इस इक्वेशन में रो की जगह मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी m ओवर वॉल्यूम लिख दें। अब आप गौर करें, सेकंड टर्म में ऊपर हाफ mv² बन गया, नीचे वॉल्यूम है, ऊपर काइनेटिक एनर्जी बन गई, नीचे वॉल्यूम है। इसी तरह जो तीसरी टर्म आप देख रहे हैं, ऊपर mgh बन गया, नीचे वॉल्यूम है, यानी ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, नीचे वॉल्यूम। जो पहली टर्म है P वाली, इसे भी प्रेशर भी कहते हैं और इसे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे फिर बोल सकता हूं, मैं कह सकता हूं दैट सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। या जरा ज्यादा शॉर्ट करके हम बोल सकते हैं सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। यही है बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट। इसके स्टेटमेंट को थोड़ा ज्यादा खूबसूरत करके हम लिख लेते हैं दैट ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो या ड्यूरिंग द flow of an ideal fluid through a pipe of non-uniform area of cross section and non-uniform height, the sum of pressure, kinetic energy and potential energy per unit volume remains constant. ये थी बर्नौलीज इक्वेशन की स्टेटमेंट।
यहां तक तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी समझ आ गई है। अब इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 5 है, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं। अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठना है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर आप इस डिस्कशन को गौर से सुन लेंगे तो अगले लेक्चर्स में जो बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशंस हैं उनकी आपको बड़ी ही जल्दी समझ आ जाएगी। जरा गौर से देखिएगा। देखिए यहां पर यह कहा जा रहा है जी, प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर और रो जी एच, ये तीनों टर्म जो है इनका सम हमेशा सेम रहेगा। अब फर्ज कर लें एक पाइप जो है ना, उसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा था और आगे चल के पाइप की हाइट में कमी आ गई। पाइप की हाइट में कमी आ गई। जब हाइट में कमी आई तो कौन सी एनर्जी में कमी आई? पोटेंशियल एनर्जी में, जिसका ताल्लुक हाइट के साथ है। यानी इस तीसरी टर्म में कमी आ जाएगी। और अगर हमारे पास कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि ये जो पहली टर्म यानी प्रेशर है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, यानी प्रेशर फर्ज कर लें कांस्टेंट है, ये बात हमें पता चल गई कि पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है हाइट की कमी की वजह से, तो बताएं फिर काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ताकि ये इक्वेशन ओबे रहे, वैलिड रहे। क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है यहां पे, इस केस में जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही है, तो फिर इस इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए इस काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म यानी स्पीड वाली टर्म में इजाफा होना चाहिए, हाफ रो वी स्क्वायर। स्पीड में ऑटोमेटिकली इजाफा होगा। इसी का एक दूसरा केस देख लेते हैं। फर्ज कर लें मैं ये कहता हूं जी, इमेजिन करता हूं थोड़ी देर के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी वाली जो टर्म है ना, ये कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म क्या है? कांस्टेंट। यानी मैंने एक ऐसे पाइप की बात कर ली जो हॉरिजॉन्टल है और वो थ्रू आउट हॉरिजॉन्टल ही है, तो इसका मतलब जमीन से इसकी हाइट यूनिफॉर्म है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो तीसरी टर्म तो होगी जनाब कांस्टेंट। अब मुकाबला किन दो टर्म्स के दरमियान है? पहली दो टर्म्स के दरमियान, प्रेशर वाली और हाफ रो वी स्क्वायर वाली, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि स्पीड में इजाफा हो गया, तो फिर सेकंड टर्म में इजाफा हो जाएगा, और अगर सेकंड टर्म में इजाफा होगा तो पहली टर्म में कमी आनी चाहिए ताकि ये इक्वेशन बैलेंस रहे। सो हम कह सकते हैं कि अगर स्पीड में इजाफा होगा तो प्रेशर में कमी आएगी। इसी तरह अगर स्पीड में कमी कर दी जाए, सेकंड टर्म कम हो जाएगी, तो फर्स्ट टर्म ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, प्रेशर में इजाफा हो जाएगा। बेसिकली बर्नौली जो था उसका यही मेन आइडिया था कि स्पीड और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है। इसी तरह प्रेशर और जो पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म है, इसमें भी इनवर्स रिलेशन होता है। इसी आइडिया की बेस पे फिर ये इक्वेशन डराइव हुई, जिसपे हमें प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में रिलेशन पता चला। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।